Okay, good afternoon again, and welcome to today's class. It's lecture number 11, and today we'll be talking about faults. Okay, so this slide gives us an overview. So at the end of this class, you will be able to, understand or gain knowledge about fault terminology, geometry of faults, fault की anatomy और birth and growth of faults, जिनको हम mechanism भी collectively कहते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट्स जो हैं आपकी क्लास में आज आप लोग हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है ना। अब फॉल्ट जो है ना, अब जैसे नाम ही बताता है, हमारा फॉल्ट हो गया जियोलॉजी के केस में ना एक दरार ऐसी जिसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट हुई हो। ठीक है, उसको हम सरल सी भाषा में जो है फॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि और भी कुछ दरारें होती हैं, जैसे जॉइंट्स रहते हैं आपके, फ्रैक्चर रहते हैं आपके। तो सर आप कहोगे कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो तो फिर उनको अलग अलग नाम क्यों दिए, जॉइंट में और फॉल्ट में क्या फर्क है, फ्रैक्चर में और फॉल्ट में क्या फर्क है। ठीक है ना। तो उस फर्क इतना है खाली कि ऑफसेट का। अब इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है, लिखने में आता है क्योंकि नैनो स्केल माइक्रो स्केल पे भी फॉल्टिंग होती है। तो बात फिर आ जाती है डिस्प्लेसमेंट और फॉल्ट में फर्क इतना है कि फॉल्ट में हम देखते हैं ऑफसेट की खिसकना कम से कम मिनिमम 1 मीटर से अगर ज्यादा कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो दो रॉक्स के बीच में फॉल्ट है। और आपको पता ही है हैंगिंग वॉल और फुटवॉल होती है, और हैंगिंग वॉल की मूवमेंट जो है, अगर फुटवॉल से अगर उसमें मूवमेंट जिसको ऑफसेट कहते हैं, अगर मिनिमम 1 मीटर है या मीटर से ज्यादा है तो हम उस केस में उसको फॉल्ट कहेंगे, नहीं तो फ्रैक्चर या जॉइंट भी हम टर्म कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे पास प्रॉब्लम की, है फॉल्ट की मोटाई कितनी है। क्योंकि किताबों में अगर हम देखें, लिटरेचर में अगर हम देखें, अगर हमने कहीं पर रिप्रेजेंटेशन फॉल्ट करनी तो हम एक लाइन खींच के बताते हैं, भाई दो लेयर्स के बीच में एक लाइन खींच गई है, उसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गई है। हालांकि नेचर में इतना सिंपल नहीं होता है। तो फॉल्ट में कभी कभी थिकनेस भी आती है, और थिकनेस में छोटे छोटे अलग किस्म की रॉक्स भी मिलती है, हम जो टूटी हुई हो चंक्स होते हैं रॉक्स की। ठीक है ना। तो अगर आप देसी भाषा में मैं अगर कहूँ तो अगर दो बड़ी रॉक लेयर्स के बीच में कहीं फॉल्ट है तो हो सकता है वो फॉल्ट थोड़ा सा थिक होएगा, और उस थिकनेस में उस फॉल्ट के जोन के अंदर वो एक प्रॉपर जोन होगा, छोटी सी मोटाई होगी, और उसमें दूसरी रॉक्स का चूरा भी भरा पड़ा होगा। ठीक है। इसी लिहाज से अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो नंबर 2 जो आपकी डेफिनेशन है फॉल्ट की, a fault is a tabular volume of rock consisting of central slip surface। एक सेंट्रल स्लिप सरफेस होगा जहां पे वो रॉक स्लिप हुई है, मतलब खिसकी है, या जिसको हम कोर भी कहेंगे, formed by intense shearing and a surrounding volume of rock that has been affected by more gentle brittle deformation spatially and is genetically related to the fault। अगर हम बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन, बट कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक फॉल्ट जो है एक वो वॉल्यूम है रॉक का जहां पे एक हमारे पास सेंट्रली स्लिप सरफेस होएगा, मतलब जिसके अलोंग हमारी मूवमेंट हुई होगी, उसको हम कोर भी कहते हैं, जो कि इंटेंस शेयरिंग के कारण बना है। और उसके इर्द गिर्द मतलब सराउंडिंग में वैसी वॉल्यूम है रॉक की जिसमें थोड़ी बहुत जेंटल ब्रिटल डिफॉर्मेशन हुई हो, ब्रिटल किस्म की डिफॉर्मेशन हुई हो, और वो डिफॉर्मेशन जो है उसी फॉल्ट के, वो जो स्लिप है उसी के रिलेटेड है, उसी के कारण हुई है। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। मतलब फॉल्ट पे हम डिपेंड करता है ना, ब्रिटल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन के केस में कहो तो दोनों केस की डिफॉर्मेशन डक्टाइल भी होती है, ब्रिटल भी होती है। फॉल्ट में वो कैसे कैसे होती है वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो एक और डेफिनेशन है, अगर हम डिफॉर्मेशन के बेस पे देखें, अ फॉल्ट इज अ डिसकंटिन्यूटी विद वॉल पैरेलल डिस्प्लेसमेंट डोमिनेटेड बाय ब्रिटल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स। डोमिनेटेड बाय इसका मतलब ये नहीं कि डक्टाइल नहीं होती है, डक्टाइल का भी कुछ हद तक उसमें रोल रहता है, बट ब्रिटल डिफॉर्मेशन अगर होगी, अगर ब्रिटल रॉक होगी तभी तो वो टूटेगी, नहीं तो उसमें फोल्ड बनेगा अगर वो ज्यादा डक्टाइल है। तो डोमिनेशन फॉल्ट में क्या रहती है, ब्रिटल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, जो ब्रिटल मटेरियल ऑफ रॉक्स, जो टूटने वाली रॉक्स होती हैं उनमें होता है। ठीक है। तो ये चीज थी हमारी फॉल्ट की डेफिनेशन। एंड लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री ऑफ फॉल्ट। सामने आपके सामने जो ये है तस्वीरें हैं, ये बहुत आपको फेमिलियर लगी होंगी। जैसे फॉल्ट में हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, जिसमें हमारी हैंगिंग वॉल फुटवॉल के बरकस वर्टिकली नीचे खिसकी हो। ठीक है। फिर रिवर्स फॉल्ट है जिसमें मूवमेंट जो है उल्टी हो रखी हो। फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है जिसमें
लेफ्ट राइट किस्म की मूवमेंट होगी, या तो अगर राइट की तरफ मूवमेंट होगी देन इट्स अ डेक्स्ट्रल टाइप, अगर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगी तो देन इट्स अ सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है ना। फिर उसके अलावा आता है लो एंगल फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट, जिसमें एंगल 30 डिग्री से कम हो, वो लो एंगल या रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं आपका। फिर आपका लिस्ट्रिक फॉल्ट में अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ग्रैबन एंड हॉस्ट, सामने फिगर है, हॉस्ट में आप देखो दो फॉल्ट प्लेन्स हैं, ये एक दूसरे से अवे डिप कर रहे हैं, देन वी गेट अ हॉस्ट। एंड इन ग्रैबन वी हैव टू फॉल्ट प्लेन्स व्हिच आर डिपिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ओके, देन वी गेट अ ग्रैबन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फिर नीचे एक हाफ ग्रैबन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख लो मेन फॉल्ट है एक, फिर सिंथेटिक फॉल्ट है, इसकी डिप मेन फॉल्ट की डिप मेन फॉल्ट प्लेन से पैरेलल है, इसको हम सिंथेटिक फॉल्ट कहेंगे। देन वी हैव एंटीथेटिक फॉल्ट। एंटीथेटिक फॉल्ट वो होता है जिसका फॉल्ट प्लेन या जिसकी डिप जो है मेन फॉल्ट के बिल्कुल अपोजिट है, इट इज अपोजिट या टुवर्ड्स डिप कर रहा है, ठीक है। मेन फॉल्ट को ही मास्टर फॉल्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, ये देखो ये ऊपर लेफ्ट में ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन ऑन द लेफ्ट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिस्ट्रिक नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें आप देख लो फॉल्ट का जो प्लेन है इट्स इन अ लिस्ट्रिक कर्वेचर। तो दिस इज काइंड ऑफ अ, क्योंकि हमेशा हर केस में हमारा जो फॉल्ट प्लेन है वो स्ट्रेट इन अ प्लेन नहीं होता है, तो अगर कर्व्ड है तो वी गेट अ लिस्ट्रिक टाइप ऑफ फॉल्ट। फिर नीचे वाली आप फिगर में आ जाओ, उसी के नीचे यहाँ पे अब हमने देखा होगा फॉल्ट में एक चीज आती है डिस्प्लेसमेंट और स्लिप, मतलब स्लिप का कंपोनेंट किस तरह से डिस्प्लेस हो रखा है, एक्सक्यूज मी। तो इस केस में हम देख सकते हैं, आप देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हमने उसको दो डायरेक्शंस में जो है वो कंपोज किया हुआ है, या तो हीव होगा या तो थ्रो होगा। वर्टिकली हीव, ये हॉरिजॉन्टली हीव, और वर्टिकली उसको हम थ्रो कहते हैं। तो लेफ्ट साइड के फिगर में आप ये देख लो, इसमें डिप स्लिप के हिसाब से पीछे एक डिप स्लिप कंपोनेंट कितना है, स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट कितना है, एक्सक्यूज मी। तो ये सब जो है वो देख के रखा हुआ है, ठीक है। राइट साइड में इसी के बेस पे डिप स्लिप के बेस पे क्लासिफिकेशन है। अगर स्ट्राइक के अलॉन्ग स्लिप होती है तो बॉटम में देखो आप किस तरीके के फॉल्ट बनते हैं, हॉरिजॉन्टली आप देख लो, फिर वर्टिकली राइट साइड में, और टॉप पे आपके डिप स्लिप है, अगर डिप के अलॉन्ग स्लिप हुई है तो अलग अलग किस्म के फॉल्ट्स बनते हैं। तो स्ट्राइक और डिप इन दो के अलॉन्ग स्लिप हुआ है तो उसके बेस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो सामने आपके टेबुलर फॉर्म में दे रखी है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आर यू विद मी गाइस, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड गुड गुड, क्योंकि मेरे को ये इंटरनेट आई थिंक इट्स अनस्टेबल, बट ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट्स टॉक अबाउट फॉल्ट की एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या हो गया, उसका पूरा ढांचा मतलब चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपके फिगर है, आपने ये देखा होगा एक मोटा सा सेक्शन है। सेक्शन में आप सेंटर में देख लो, आप बिल्कुल एक कोर है, जो अभी मैंने बात की थी डेफिनेशन में, कोर या तो स्लिप सरफेस है, ठीक है ना, इसको हम फॉल्ट कोर कहते हैं, जहां के अलॉन्ग स्लिप हो गई। अब स्लिप कैसे हुई है हम ये पता लगा सकते हैं, जो इसके साथ में हॉरिजॉन्टली लेयर्स हैं उनका यहाँ पे सिमेट्री टूट गई है, तो देन वी हैव अ डैमेज जोन, ठीक है, विच इज ब्रिटल। क्यों ब्रिटल, कैसे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी हमारे पास स्ट्रेशंस हैं या छोटे छोटे रॉक्स हैं, सो इट्स अ ब्रिटल डैमेज जोन। इसके बाद बाहर से एक और जोन आता है डक्टाइल जोन। डक्टाइल जोन में जिसको हम ड्रैग जोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो माइनर से फोल्ड्स आ रहे हैं रॉक के अंदर, ठीक है ना। तो फॉल्ट बनने से पहले थोड़ी थोड़ी सी फोल्डिंग भी हो रखी है, तो वी हैव बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल, बोथ टाइप ऑफ जोन्स। अब इस डैमेज जोन के अंदर क्या है, स्पेशल किस्म की रॉक्स मिलती हैं, जिनको हम ब्रेक्शिया, गाउज, कैटाक्लेसाइट, सीडोटैक्टिलाइट या माइलोनाइट्स भी कहते हैं। अलग अलग किस्म की रॉक्स है, डिपेंड करता है किस पे, या तो रॉक की कोहिसिवनेस, कितनी कोहिसिव रॉक है, और उसी के बेस पे हमारे ब्रेक्शिया। ब्रेक्शिया में क्या रहता है, हमारा मैट्रिक्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मैट्रिक्स हो गया, आपको पता है ना मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एंगुलर फ्रेगमेंट है, उनका रेशियो अगर ज्यादा होगा, एंगुलर फ्रेगमेंट्स वी हैव मोर देन द मैट्रिक्स, देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड एज ब्रेक्शिया, ठीक है। फिर ऐसे गाउज आता है। फिर सीडोटैक्टिलाइट, सीडोटैक्टिलाइट में क्या है, सीडो फ्रिक्शनल स्लाइडिंग के कारण जो है ना मेल्टिंग हो जाती है, उस लोकलाइज्ड फॉल्ट के जोन में हल्की हल्की से मेल्टिंग होगी, तो उस मेल्टिंग के कारण एक स्पेशल रॉक बनती है, उसको हम सीडोटैक्टिलाइट कहते हैं। ऐसा ही फॉल्ट के अलावा हमें और दूसरे किस्म की रॉक्स मिलती हैं, उनको हम माइलोनाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है,
इट्स माइलोनाइट्स। तो डिटेल में आप इसका टेक्स्ट पढ़ लेंगे इसको समझने के लिए। तो दिस इज सिंपल, कुछ नहीं है, फॉल्ट की एनाटॉमी, कोर, डैमेज जोन, ओके, एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ रॉक्स। लेट्स मूविंग फर्दर नाउ, लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, हमने फॉल्ट की बात करी, तो ये बनता कैसे? तो इसके लिए दो सिनेरियोज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोरस रॉक्स की और पोरस रॉक्स की। ठीक है, अब अगर हम नॉन पोरस रॉक्स की बात करें, मतलब जिनमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली में फॉल्ट की फॉर्मेशन के साथ बनता है कैसे, कि ये इसकी ग्रोथ कैसे होती है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एक प्रोसेस जोन बनेगा। प्रोसेस जोन कौन सा हुआ? जिसमें छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। क्योंकि रॉक्स में आपको पता ही है, हमेशा हर एक रॉक जो है आइसोट्रोपिक तो रहती नहीं है, एनाइसोट्रोपिक होती है, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जॉइंट्स हो सकते हैं, आपके मतलब प्री एग्जिस्टिंग कुछ वीकनेसेस प्रेजेंट होंगी, तो उन्हीं के अलॉन्ग अगर मूवमेंट होगी तो दे कैन रिजल्ट इन अ फॉल्ट फॉर्मेशन। सो नॉन पोरस रॉक्स पे हमारा एक प्रोसेस जोन होएगा जिसमें छोटी छोटी माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे जो इवेंचुअली कनेक्ट करके एक बड़ा सा फ्रैक्चर बनाते हैं, जिसके अलॉन्ग वो पर्टिकुलर रॉक जो है वो खिसकती है बाद में, तभी तो हमारा फॉल्ट मिलता है। ठीक है, अब फॉल्ट की फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी बात की, जॉइंट की रीएक्टिवेशन के साथ भी हो सकती है। अगर जॉइंट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हल्के से स्ट्रेस में भी वहां पे फॉल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो लोअर डिस्प्लेसमेंट वाला बनेगा बट फॉल्टेड बनेगा। तो नॉन पोरस रॉक्स में ऐसा ही है, मतलब डैमेज जोन के कारण जो है छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं, वो जब आगे जाके जुड़ जाते हैं, सो वी गेट अ फॉल्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट पोरस रॉक्स, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई। नॉन पोरस रॉक्स को हम कंसीडर करते हैं दैट्स मोर कोहेसिव देन पोरस रॉक्स। अब पोरस रॉक्स में कैसे होती है? पोरस रॉक्स में हमारा प्रॉपर एक डिफॉर्मेशन बैंड बनता है, उसी को वो क्या कहते हैं, फॉल्ट का प्रिकर्सर ही है। अब डिफॉर्मेशन बैंड क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आपको डिफॉर्मेशन बैंड पे मैंने स्पेशली एक स्लाइड और बनाई है। डिफॉर्मेशन बैंड है मिलीमीटर से सेंटीमीटर थिक जो लोकलाइज्ड फ्रैक्चर जोन्स होते हैं। आप लेफ्ट साइड में फिगर आप देख लो, फिगर नंबर ए, एक रॉक है, इसमें ऑलरेडी माइनर जॉइंट्स प्रेजेंट है, मतलब कुछ प्लेन्स ऑफ वीकनेसेस ऑलरेडी हैं। स्ट्रेस के कारण ये प्लेन्स ऑफ वीकनेसेस जुड़ गई आपस में। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रखी है। ऐसे ऐसे ये प्रोसेस जोन बना। ऐसे ऐसे फिगर नंबर सी में आप देखो, बहुत सारी ये वीकनेसेस, बहुत सारे माइक्रो फ्रैक्चर्स जो हैं ये जुड़ते गए आपस में, कारवां बदलता गया, जुड़ते गए। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि रॉक की अपनी कोहेसिवनेस जो है वो टूट जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेस के अलॉन्ग जो है रॉक खिसकने लग जाती है। ठीक है ना, सो वी गेट अ फॉल्टिंग जोन एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो यही जो फॉल्ट्स है ना, ये हाईली पोरस रॉक्स में, क्योंकि हाईली पोरस में हमारे पास पोर्स होते हैं, पोर्स हो गया तो रॉक की ग्रेन्स को जो है वो जगह मिल जाती है खिसकने को, रोटेशन को, जैसे हमने डिफॉर्मेशन में पता चला, रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये सब चीजें एक पोरस रॉक में ग्रेन्स को ग्रैनुलर लेवल पे अलाउ करती हैं एक पोरस रॉक में खिसकने के लिए। तो इसीलिए हमारे पास डिफॉर्मेशन बैंड के जोन्स बनते हैं विच आर प्रीकर्सर टू द फॉल्ट। तो अब डिफॉर्मेशन जोन के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करेंगे ना, तो पोरस रॉक में तो लेफ्ट साइड पे आपके ना ये कोर के सैंपल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल है। तो आप देख लीजिए, ऊपर वाला नॉन पोरस है, नीचे वाला हाईली पोरस है। तो ये काइनेमैटिक्स में, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट। तो कैसे कैसे हमारे पास फ्रैक्चर, जब तो एक तो एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स बनेंगे, ठीक है ना, फिर शेयर फ्रैक्चर के कारण और स्टाइलोराइड या क्रैक्स बनते हैं। ये बनते हैं नॉन पोरस में। आप ध्यान रख लो, यहाँ पे जो फॉल्टिंग है वो अलोंग अ क्लियर प्लेन हुई है, मतलब सिंपल सिंपल लोकलाइज जोन है। ठीक है, अब उसके बरकस हाईली पोरस रॉक्स में आप देखो, वहां पे बैंड्स बने हैं, इसमें भी सेम एक्सटेंशन हो रही है, बट क्लियर कट फ्रैक्चर वैसा फॉल्ट नहीं होता है, एक बैंड बनना चालू होता है, मतलब बैंड के अंदर छोटे 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 फ्रैक्चर्स होंगे। ऐसे फिर शेयर बैंड हो गया, डायलेशन बैंड हो गया और कंपैक्शन बैंड हो गया। ये दोनों अपोजिट हैं। ऊपर वाली रॉक इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोरस जो है ये वाली फिगर, और दूसरी वाली है हाईली पोरस स्टेट में। तो ये वही बात हुई, ये क्यों, अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, नॉन पोरस रॉक्स में क्यों हमारे पास क्लियर प्राइमरी बनता है और हाईली पोरस रॉक्स में हमारे पास कुछ एक बैंड बन रहा है? तो ये जो काइनेमैटिक फ्रीडम है ना, ये पोर्स के साथ, पोर स्पेस के साथ रिलेटेड है। हाईली पोरस रॉक्स में वी हैव मोर स्पेस, एंड दैट पोर स्पेस अलाउज द स्पेशल क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन बैंड्स टू फॉर्म। क्यों? क्योंकि ग्रैनुलर लेवल पे हर एक ग्रेन को वो जगह मिलती है टूटने की। समझ रहे हो बात? तो इसी कारण से क्या है, हमारे पास डिफॉर्मेशन बैंड्स जो हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईली पोरस रॉक्स।
लेट्स टॉक अबाउट डिफॉर्मेशन बैंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो, नंबर वन, डिफॉर्मेशन बैंड जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं हाईली पोरस ग्रैनुलर मीडिया में, जिसमें आपका एग्जांपल आएगा नोटेबली पोरस सैंडस्टोन्स। ठीक है ना। फिर जो शेयर डिफॉर्मेशन बैंड है वो एक वाइडर जोन ऑफ डिफॉर्मेशन देन रेगुलर शेयर फ्रैक्चर्स ऑफ कंपेरेबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, अभी डिफॉर्मेशन बैंड जो है शेयर बैंड का वो एक वाइडर जोन बनेगा, बरकस इसके जो कि सिंपल रेगुलर शेयर फ्रैक्चर से बना है, उसमें क्लियरली अलोंग द प्लेन आपको एक फॉल्ट दिखेगा और स्लिपेज दिखेगी या ऑफसेट दिखेगा। ठीक है, अनलाइक अ डिफॉर्मेशन बैंड। फिर है तीसरा पॉइंट या तीसरी प्रॉपर्टी डिफॉर्मेशन बैंड की ये है कि डिफॉर्मेशन बैंड के कारण हमारे पास लार्ज ऑफसेट्स नहीं आते हैं। मतलब ऑफसेट्स बोले तो खिसकना, खिसकने का लेवल कि कितनी किलोमीटर्स खिसकी है वो पर्टिकुलर रॉक उस फॉल्ट के कारण। Even 100-meter long deformation bands seldom have offsets in excess of 5 centimeters. वही मैंने कहने का मतलब है, while shear fractures of same length tend to show meters के displacement। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टी क्या है डिफॉर्मेशन बैंड की? डिफॉर्मेशन बैंड इट अकर्स एज सिंगल स्ट्रक्चर और क्लस्टर्स और इन जोन्स। मतलब तीनों फॉर्म में होगा, जहां पे स्लिप सरफेस बन रहा है उसके साथ एसोसिएटेड, जिसको हम फॉल्टेड डिफॉर्मेशन बैंड भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही लेफ्ट साइड पे आपके फिगर है, ये अलग टाइप है डिफॉर्मेशन बैंड की, क्योंकि डिफॉर्मेशन बैंड का ना अलग अलग मैकेनिज्म भी रहता है उसके पीछे एक पर्टिकुलर बैंड बनने का। सबसे नंबर ए आप देखो, डिसएग्रीगेशन बैंड। यहाँ पे कुछ नहीं, बस रॉक्स डिसएग्रीगेट हुई है एक पर्टिकुलर जोन के अंदर। उसके बाद फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट में कुछ नहीं है, बस उस बैंड के अंदर ना लंबी लंबी जो है क्या नाम है, एंगुलर फ्रैगमेंट्स की जगह ना उसके शेयरिंग के कारण अब हमारे पास प्लेटी टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स रॉक के अंदर आ गए। फाइलोसिलिकेट्स जैसे आपके मिनरल्स रहते हैं, माइका ग्रुप का जो रहता है वो फाइलोसिलिकेट टाइप के हैं, वैसे टाइप के मिनरल्स। दूसरे आगे कैटाक्लास्टिक। कैटाक्लास्टिक में कुछ नहीं है, इसमें ग्रेन्स की फर्दर फ्रैक्चरिंग हो रही है, मतलब जो ऑलरेडी ग्रेन्स है वो और टूटने लग गए हैं। ठीक है। तो फाइलोसिलिकेट में हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने बात करी माइका की, बोलोगे आप सब माइका माइका, फिर क्ले ग्रुप भी आता है। तो इसमें डिपेंड करता है उसकी रॉक की टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरोलॉजी, पोरोसिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करेगा किस टाइप का उस रॉक की बैंड होगा वो। ठीक है। फाइलोसिलिकेट बैंड, अब अगर रॉक से क्ले स्टोन है, वहां पे माइका है, तो उस डिफॉर्मेशन बैंड में स्मेयरिंग एक टर्म आती है, क्ले की स्मेयरिंग मिल जाएगी। मतलब हमें जैसे किसी ने क्ले उसके ऊपर पोंथ दी है, वैसा वाला बनेगा। लास्ट वाला सोल्यूशन एंड सीमेंटेशन बैंड में कुछ नहीं है, बस अगर क्वार्ट्स की सोल्यूशन वगैरह, मतलब हाई प्रेशर की वजह से क्वार्ट्स टाइप के मिनरल्स हैं वहां पे, तो वहां पे डायजेनेसिस के जो अर्ली प्रोसेसेस हैं वो वगैरह हमारे सारे इंडिकेटर्स वहां पे मिलते हैं, सोल्यूशन और सीमेंटेशन वगैरह मिलेगी। ठीक है। अब ऐसे ऐसे आप देखो मैकेनिज्म्स, ये तीन चार समझ ले, इसी तीन चार मैकेनिज्म्स के टाइप्स भी हैं। ग्रैनुलर फ्लो अगर होएगा तो डिसेग्रीगेशन बैंड, जिसमें ग्रैनुलर लेवल पे फ्लो हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग या ग्रेन की रोटेशन हो रही है। ठीक है। दूसरा गया कैटाक्लेसिस, इसी के बेस के ऊपर रॉक भी थी कैटाक्लेसाइट। ठीक है ना। वो स्पेशल टाइप ऑफ रॉक क्या बनती है, वो ग्रेनुलर लेवल की अगर फ्रैक्चरिंग हो रही है ग्रेन की, तो उस प्रोसेस को हम कैटाक्लेसिस कहते हैं। फिर ऐसे फाइलोसिलिकेट स्मेयरिंग हो गया, फिर डिसोल्यूशन और सीमेंटेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया था आपका डिफॉर्मेशन बैंड का। अब हम बात करते हैं पोरस रॉक्स में एक्चुअली कैसे रॉक है ना फॉल्ट की इब्तदा होती है, उसकी शुरुआत होती है। लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा ये फिगर है, यहाँ पे आपने देखा एक डैमेज जोन है जहां पे रॉक खिसक चुकी है, और दूसरा एक है प्रोसेस जोन। प्रोसेस जोन में क्या है, बस छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स है, अभी कोई खिसकना कुछ नहीं हुआ है, जस्ट अ डैमेज जोन बना हुआ है। ठीक है, सॉरी डैमेज जोन नहीं, एक डिफॉर्मेशन जोन जिसको हम कहते हैं इब्तदा हुई है। ठीक है। अब इसी फॉल्ट के फॉर्मेशन जो पोरस रॉक्स में है ना, अब दो जोन्स आपने देखे, डैमेज जोन और एक ड्रैग जोन। ठीक है। अब डैमेज जोन में जो है वो पहले भी बन सकता है और बाद में भी बनेगा स्लिप के होने के। आप लेफ्ट पे देखो स्लिप सरफेस है, डैमेज जोन यहाँ पे है, और आगे इसके साथ साथ प्रोसेस जोन जो है वो चलते जा रहा है, मतलब फॉल्ट की प्रोपगेशन हो रही है, बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ फॉल्ट। फिर दूसरा आ गया ड्रैग जोन्स, जिसमें जो हमने पहले भी पढ़ा था, ड्रैग में फोल्डिंग रहती है जो कि ब्रिटल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स के या उस फॉल्ट के साथ रिलेटेड रहेगा। तो अब इसी ये ना जो डैमेज जोन और डक्टाइल ड्रैग जोन है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अब ये देख लो, डैमेज जोन की सामने ही आपको ये है कि
एक तो इस स्टेजेस में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कब होगी डैमेज जोन की, ये हम एक साथ यकदम नहीं होता है, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग प्रोसेस, ये पीरियोडिकली ग्रो करता है। आपके सामने फिगर है, पहले देख लो आप, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज डैमेज जोन, मतलब विड्थ, इन कितना मोटा विड्थ है डैमेज का, और ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देख रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा सा डैमेज होता है, पहले प्रोसेस डैमेज का जोन बढ़ रहा है, फिर ये एकदम से डैमेज जोन का बढ़ना कम हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट होने लगती है, डिस्प्लेसमेंट फिर रुक गई, फिर से डैमेज जोन बढ़ने लग गया, फिर डिस्प्लेसमेंट चालू, फिर से ये, मतलब ये एक पीरियोडिकल प्रोसेस है। एक बार एक फॉल्ट बन गया, फिर वो थोड़ी देर तक उसकी डिस्प्लेसमेंट रुक गई, फिर वो प्रोपोगेट करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ, ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट करता रहता है एक तरफ से। और दूसरा राइट साइड पे देखो आप, थिकनेस और डैमेज जोन्स के रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे स्लिप भी देखो आप फॉल्ट का, पहले बहुत ही क्या नाम है, ये वर्टिकल सा स्लिप है, और यहाँ पे कितनी एक्सट्रीम थिकनेस है डैमेज जोन की, फिर नीचे फॉल्ट के अलावा नॉर्मल थिकनेस आ गई, फिर बी फिगर में देखो आप, ये ऊपर डिप के कारण है, डिप ऊपर बड़ी स्टीप थी, नीचे यहाँ पे थोड़ी सी उसका स्लोप जो है वो नॉर्मल जेंटल होता गया, फिर उसके बाद बी आ गया लिंकेज, आप देख लो दो रॉक्स के बीच में यहाँ पे थिकनेस कितनी ज्यादा है, वहां पे ऊपर थोड़ी सी कम थिकनेस है, उसके बाद में उसके बरकस नीचे भी बहुत कम थिकनेस है, ठीक है। ये था डैमेज जोन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ड्रैग जोन। ड्रैग जोन में कुछ नहीं, ड्रैग में आपने लेफ्ट सैंपल पे, लेफ्ट साइड पे एग्जांपल देखिए, फॉल्ट में एक स्ट्रॉन्ग लेयर्स के बीच में वीक लेयर प्रेजेंट है, और उसके लॉन्ग मूवमेंट होके वो स्ट्रॉन्ग लेयर टूटी है, उसमें फ्रैक्चर फॉल्ट पैदा हो रहा है, और उसने क्या किया, वीक लेयर को भी साथ में फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्रैग इज फोल्डिंग ऑफ लेयर्स अराउंड अ फॉल्ट by means of brittle deformation mechanisms, ठीक है, which are directly related to the formation and growth of fault, मतलब उस फॉल्ट के फॉर्मेशन और ग्रोथ के कारण ही वहां पे ड्रैग पैदा हुआ है, ठीक है ना। अब दो किस्म के ड्रैग मिलते हैं हमें, नॉर्मल ड्रैग जहां पे शेयर जोन ज्योमेट्री है, कुछ नहीं, जहां पे फ्लेक्स टुवर्ड्स पैरेललिज्म ऑफ द फॉल्ट है, और दूसरा आ गया रिवर्स ड्रैग, जहां पे रोल ओवर स्ट्रक्चर्स बनेंगे लार्ज स्केल के, जहां पे हैंगिंग वॉल पे जो लिस्टिक टाइप ऑफ नॉर्मल सॉर्ट्स है उसमें बनते हैं, ठीक है ना। अब जो आप, जो जैसे आप कह रहे हैं, अभी ये फॉल्टिंग से पहले जो फोल्ड बने ना, उनको हम फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड्स कहते हैं, मतलब अभी फॉल्ट हुआ नहीं है, फॉल्ट की टिप से पहले ही फोल्डिंग आ गई है रॉक में, तो उनको हम फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड्स कहते हैं। तो इसीलिए ड्रैग फोल्ड्स जो हैं वो सारे के सारे एक किस्म के फॉल्ट प्रोपगेशन फोल्ड्स हैं, क्योंकि अभी फॉल्टिंग हो ही नहीं है, बट फॉल्टिंग से पहले ही हमें फोल्डिंग दिख रही है वहां पे रॉक में, कि जो कि इब्तिदा है अभी एक फॉल्ट होने की, जो फ्यूचर में फॉल्ट बनेगा, ठीक है। बस दिस वाज इट। आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आपका 2.2 फॉल्ट्स के बारे में सारा कुछ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शायद इसकी टाइप्स वगैरह करेंगे, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी।